बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम अल्काइल हैलाइड इसका पार्ट बी सेकंड लेक्चर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, हम पहले पढ़ेंगे SN2 रिएक्शंस, आई मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN बाइमोलेकुलर 2। पहले मैं एग्जांपल से आगे बढ़ता हूं। एग्जांपल में हम कहेंगे कि जी मेरे पास ये मीथाइल ब्रोमाइड है CH3Br और इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं KOH के साथ, और मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा CH3OH प्लस KBr। अच्छा, ये है SN2 रिएक्शन। अब मैं जो चीजें एंटीटेस्ट चाहता है कि आपको आनी चाहिए, पहली बात ये जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, आई मीन दिस वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये पहली बात। और आपने ये जो KOH लिया, इट शुड बी एक्वस KOH, आई मीन इट शुड बी इन पोलर फॉर्म। अब हुआ क्या, ये जो OH है, ये OH आया, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और उसने सबस्ट्रेट से अल्काइल हैलाइड से एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। So this is the nucleophilic substitution reaction and this is SN2 reaction। मेन जो हमारा फोकस है ना, जो एंटीटेस्ट कहता है, वो इसका मैकेनिज्म की तरफ आए। मैकेनिज्म में ना मैं इसको ही लिखता हूं, ये मेरे पास है जी कार्बन, ये मीथाइल ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन, और इधर मैं इसको यूं लिखूंगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, CH3 और Br। अब इस पे ना ये OH नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल आएगा OH नेगेटिव, ठीक है ना, ये अटैक करेगा। हमारे पास कुछ बातें अब जो समझनी है, जो एंटीटेस्ट कहता है कि आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट, ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, और ये आपके पास है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। मैं इन दोनों को, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मैं कहता हूं दीज आर रिएक्टेंट्स, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब ना ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। क्यों? ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को जमानत देता है, गारंटी देता है कि इसका कार्बन के साथ बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। कायनात की हर एक चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, लिहाजा कार्बन भी रेडी है कि वो इसके साथ बॉन्ड बनाए। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे। पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है कि ये जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब याद रखना, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, sp3 वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये टेट्राहेड्रल है, उसमें एंगल जो है ना वो 109.5 डिग्री है। और एक और भी बात ध्यान में रखो, और वो क्या है कि ये जो कार्बन है, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4, यानी ये टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई कर रही है, टेट्रावेलेंट है, सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, OH नेगेटिव इस कार्बन पर ही क्यों अटैक करना चाहता है? व्हाई? बिकॉज ये जो कार्बन है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो पार्शियल नेगेटिव वाला है ना, इसको मैं लीविंग ग्रुप कहता हूं। दिस वन इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज होने की निकल। दिस कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ये टर्मिनोलॉजी आपको आएगी तो मैं बात समझा सकूंगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करना चाहता है। अब रुकावट क्या आ रही है? ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये एंगल 109.5 डिग्री, बॉन्ड करीब है, और साथ ये टेट्रावेलेंट कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, 5वें इससे कैसे बनाए? लेकिन ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। अब कार्बन इसको कहेगा जरा ठहरो। कार्बन गोली कराएगा, गोली का मतलब क्या है? अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेगा, बहरूपियापन वो शो करेगा। अब गोली क्या करा रहा है? कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है और कार्बन sp3 की बजाय sp2 हो जाता है। जब कार्बन sp2 होगा ना, अब एक हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब क्या हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड,
ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, और कार्बन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड ये वाला ये बन रहा है, बन रहा है। मैं यूं कहूंगा कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे धीरे धीरे ये ब्रेक होता जाता है वैसे ये बनता जाता है। ये जो मेरे पास स्टेट आ गई ना जिसमें कार्बन sp2 है, जब sp2 कार्बन होगा ना तो आपको पता है ना यहां पे एंगल जो है वो 120 डिग्री का हो जाता है। अब ना वो प्रॉब्लम जो यहां थे वो यहां पे खत्म हो गए। क्या प्रॉब्लम था? ये कार्बन sp3 था, ये 109.5 डिग्री, यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं थी, 120 स्पेस बढ़ गई, अटैक आसान हो गया। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड, यहां 3 बॉन्ड, बॉन्ड की गुंजाइश बन गई। अब दिस स्टेट ये जो मैंने लिखी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मैं इसको टीएस कहूंगा, टीएस, दिस इज टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, स्टेट का नाम ट्रांजिशन, लेकिन एक्चुअली ये जो स्पीशी बनी है इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कंप्लेक्स। अब क्या होगा? अब ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और यूं आप प्रोडक्ट में चले जाएंगे। प्रोडक्ट में कार्बन दोबारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ गए और ये OH यहां पे आ गया और यहां पे ब्रोमाइड आयन ये निकल गया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब इसमें दिस वन इज द प्रोडक्ट, ये जो मैंने लिखा है ना ये आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब सुनना कुछ बातें इस स्टेट के बारे में। पहली बात, हम इसको ट्रांजिशन स्टेट क्यों कहते हैं, टीएस क्यों कहते हैं? बेटा जी, जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना तो वो जरूर लाजमी तौर पर उसको टीएस से, ट्रांजिशन स्टेट से पास करना पड़ता है, ट्रांजिशन स्टेट से पास करना पड़ता है। और ये ट्रांजिशन का मतलब क्या? क्यों ट्रांजिशन? वो स्टेट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हो। ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, के दरमियान। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हाईली रिएक्टिव स्टेट। ये जो स्टेट है इसके बारे में चार पांच बातें। पहली बात, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज हाईली इनर्जेटिक। इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है इट इज लीस्ट स्टेबल, हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी है, ये जो स्टेट है ना ये बहुत कम एग्जिस्ट करती है। यू कैन नॉट आइसोलेट इट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। मैं ना एक फर्क आपको बताना चाहता हूं, ध्यान में रखिएगा। एक टर्म होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी ट्रांजिशन स्टेट, एक होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, दो चीजें। एक मैं टीएस की बात कर रहा हूं, आई मीन ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूं, और दूसरी मैं टर्म ले रहा हूं वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ना रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपके पास क्या है? कार्बोकैटाइन, हमारे पास है कार्ब एनाइन, हमारे पास क्या है? फ्री रेडिकल। ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? पहला फर्क बहुत सिंपल, कोई भी रिएक्शन जब होता है, चाहे वो सिंगल स्टेप हो, चाहे वो 2 स्टेप हो, चाहे वो 3 स्टेप्स हो, कोई भी रिएक्शन जब भी होगा उसमें ट्रांजिशन स्टेट इंवॉल्व होती है। अगर वो रिएक्शन सिंगल स्टेप है उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट, अगर वो रिएक्शन 2 स्टेप्स है तो उसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ट्रांजिशन स्टेट में से पास करते हैं। चूंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं SN2 ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लिहाजा इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट इंवॉल्व होती है। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये किसी भी रिएक्शन के दौरान इंवॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी। मसलन ये हमारे पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट इंवॉल्व नहीं है। लेकिन जब आप SN1 की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कार्बोकैटायन विल एक्ट एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन ट्रांजिशन। और दूसरी बात, रिएक्शन मिक्सचर के दौरान मैं आपसे कहूं ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट करो, आइसोलेट करो, रिएक्शन मिक्सचर से निकालो, आप नहीं निकाल सकते। क्यों? इसकी लाइफ ही बहुत कम है। बाद बुक्स कहती हैं कि इसकी लाइफ 10⁻⁻10 सेकंड तक है। तो जब आप सोच रहे होंगे इसको आइसोलेट करने, उस दौरान तो इसकी खरबों ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी होंगी।
आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट दे कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, उनकी स्टेबिलिटी इससे कई गुना ज्यादा है उनको। तो इन दोनों को आप इंटरमिक्स नहीं करेंगे। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर। मैं चाहता हूं आप कुछ पॉइंट जो SN2 रिएक्शन से रेलेवेंट है ना, आप उन पॉइंट को समझे। मसलन मेरे पास पहली बात हम कहेंगे कि ये वाला जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन ये कंसर्टेड है। कंसर्टेड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। इसमें जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड का टूटना, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का बनना, दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। इसका दूसरी बात, इसमें ना हाइब्रिडाइजेशन चेन है, sp3 इससे sp2 और फिर अगेन sp2 इन ट्रांजिशन स्टेट एंड sp3 अगेन इन द प्रोडक्ट। तीसरी जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं ना, वो मोलेकुलरिटी के लिहाज से है। मोलेकुलरिटी क्या है? ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, तो यही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इस स्टेप में रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो मोलेकुलरिटी। इसका मतलब है ये इसकी मोलेकुलरिटी 2 है। हम इसे कहते हैं बाई मोलेकुलर। मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो हम लिखते हैं ना SN2, इसमें ये जो 2 है ना, अब स्टूडेंट ज़हन में गलत क्या बात बिठाई हुई कि 2 का मतलब है ये 2 स्टेप्स में मुकम्मल होता। नो, ये 2 स्टेप में नहीं मुकम्मल होता, ये सिंगल स्टेप में 2 होता है। मोलेकुलरिटी, ये क्या लिखा हमने? बाई मोलेकुलर, यानी इसकी मोलेकुलरिटी, तो 2 मोलेकुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम ना एक लफ्ज पढ़ेंगे, बल्कि तीन टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं। एक लफ्ज को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात आ गई, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा पॉइंट वो है रेसिमाइजेशन, और एक और भी लफ्ज रेजोल्यूशन। ये 4 जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं। इन्वर्जन, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेंट्रल एटम के गिर्द एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम की तरतीब, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या, उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इन अदर वे स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। इन्वर्जन का लफ्ज जो है ना, इन्वर्जन का, ये इन्वर्ट से आया है। इन्वर्ट मीन उलटना, और रिटेन से आया। रिटेन मीन बरकरार रखना। अब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ये जो SN2 रिएक्शन है ना, इसमें देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं मजबूर हूं, जो बुक में लिखा हुआ है मैं तो वही आपको समझाऊंगा। जब मैं ऐसी बात करता हूं ना, तो इसका मतलब होता है मैं बुक की उन लाइन से मुत्फिक नहीं हूं। अब जरा सुना, क्या मैं मुत्फिक नहीं? मैंने ये जो मॉलिक्यूल लिया है ना, ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये मीथाइल ब्रोमाइड, ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें ये जो कार्बन है ना, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, चौथा ब्रोमीन है। ठीक, पहले तो मैं आपको इसको समझाता हूं, फिर मैं फिर बाद में उससे जरा इख्तलाफ करूंगा। देखो क्या मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उलट गई, क्या मतलब? ये मेरे पास है, इसको मैं यूं बनाता हूं, ये और फिर इसको मैं यूं बना दूं, ये एक अम्ब्रेला बन गया। इस अम्ब्रेला को मैं यूं बना देता हूं, इधर आके ये अम्ब्रेला बन गया। इसका मतलब क्या है? यहां पे अम्ब्रेला, उसकी ये हैंडल इधर, कैप इधर, और इधर आके ये बिल्कुल उलट गया। उलटने का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 100% का क्या मतलब? 100%, यानी SN2 में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई। 100% का क्या मतलब? 100% का मतलब है कि अगर आपने इधर ना 1 लाख मॉलिक्यूल लिया ना, 1 लाख, तो 1 लाख के 1 लाख मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, तो सब के सब में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब होता है 100। अगर 50% में इन्वर्ट हो जाती, 50% में इसी तरह ही रहती प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में, तो हम कहते 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो हम आगे जाके SN1 में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है? 100%।
अब मेरा क्या इख्तलाफ है, जरा सुनो। मेरा इख्तलाफ यह है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन की टर्म है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है। और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें कायरल कार्बन पाया जाता है, जिनमें कायरल सेंटर पाया जाता है। ये कार्बन कायरल है ही नहीं। कायरल के लिए क्या कंडीशन है कि इसके साथ चारों ग्रुप्स डिफर हो। इसके साथ, इसका मतलब है दिस कार्बन इज नॉट कायरल, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल। तो फिर आप कैसे इसमें कॉन्फ़िगरेशन की टर्म आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, लेकिन जो आपने ये एग्जांपल ली है ना, खुदारा इस एग्जांपल को चेंज कर दो। इसकी जगह पे आप ऐसा अल्काइल हैलाइड लो जिसमें कायरल कार्बन हो, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो फिर उसमें आप देखेंगे दैट इज 100%। तो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी ऑब्जर्व इन SN2। लेकिन SN1 में 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। अगर दोनों को मिक्स कर दो ना, तो दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ये हम आगे चल के, अच्छा, इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है ना, नंबर 5 पे, नंबर 5 ये है कि अगर आप इसका रेट लेना, रेट दैट इज कॉल्ड K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये दो चीजें। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पे, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1। अगर आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो आएगा 2, यानी दिस इज द सेकंड ऑर्डर। अब याद रखना, ये जो SN2 रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, ये न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन दोनों रिएक्टेंट के लिहाज से ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ये बातें थी। अच्छा, इसके बाद आखिरी बात हमारी वो क्या कहती है, वो कहती है नंबर 6 पे ले लो। वो कहती है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वो जो है वो SN2 देते हैं। ये मैंने कुछ बातें आपको नहीं समझा दी, कुछ मैंने आपके FSC को इंप्रूव किया। अब जरा आगे बढ़ो, मुझे इनमें से कुछ और चीजें दरकार हैं। ये तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं सीखना चाहता हूं। FSC पढ़ ली, अब मैं एंटी टेस्ट में सीखना चाहता हूं। क्या सीखना चाहता हूं? देखो, हमारे पास जो हमारी ओवरऑल जो अपडेट हमारे पास आई, लर्निंग जो है, लर्निंग आउटकम्स, वो क्या है? मैं 5-6 बातें आपको याद, एटलीस्ट 4 तो करो ना याद। नंबर 1, पहली बात आप ये कहेंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, SN2 रिएक्शन, इसमें 1 ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व, एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है। इसमें नो कार्बोकैटायन, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं कार्बोकैटायन की बजाय मैं लिख देता हूं नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेटा जी, एक और बात, एक और चीज, वो मैं नंबर 2 पे लिखता हूं। मैं ना न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा। न्यूक्लियोफाइल के बारे में 2 बातें अपने ज़हन में बिठा लो, 2 बातें बिठा लो। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा स्ट्रॉन्ग, अगर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा दैट फेवर्स SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इट फेवर्स SN2। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा दैट फेवर्स SN1। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। एक और भी बात न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और वो क्या, मैंने भी लिखा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस स्टेप में इन्वॉल्व है, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो एक न्यूक्लियोफाइल इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। सेकंड वन, इट्स कंसंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये 1 ऊपर लिखा है, जितनी गुना कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की बढ़ाएंगे उतनी गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक और बात स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखोगे ना, मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाना, स्टेरिकली हिंडर्ड, पीछे हम करके आए हैं, स्ट्रक्चर की वजह से जो रुकावट है। न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करना चाहते हैं, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करना चाहते हैं। ये हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, छोटा साइज, स्मॉलेस्ट। तो अगर हाइड्रोजन है ना, तो इसके अटैक में रुकावट कम है, स्टेरिक हिंडर्स कम है। अगर आप यहां पे मैथल ग्रुप ले लो, एक अल्काइल ग्रुप के आने की वजह से अब रुकावट बढ़ गई, स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया। पहले था मिथाइल ब्रोमाइड, अब आप इथाइल ब्रोमाइड की बात करें, तो इसका मतलब मिथाइल ब्रोमाइड में स्टेरिक हिंडर्स कम है, इथाइल ब्रोमाइड में स्टेरिक हिंडर्स बढ़ गई। अगर आप यहां पे भी ले लो, इसका मतलब है नाउ दिस इज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की सूरत में न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत मुश्किल हो गया,
SN2 कम हो गया। अगर यहां पे एक और ले ले, अब तो इसका यहां पे अटैक करना नामुमकिनात में चला गया, इम्पॉसिबिलिटी में चला गया, वेरी डिफिकल्ट में चला गया। इसका मतलब है जितना ये सबस्टेट मीन अल्काइल हैलाइड, जितना सबस्टेट ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होता जाएगा उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक में रुकावट होगी, और रुकावट का मतलब है SN2 रिएक्शन कम हो गया, SN1 की तरफ बढ़ते गए। तो नेक्स्ट क्या मैंने कहा कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड, अगर ये लेस स्टेरिकल हिंडर्ड होगा तो SN2 को फेवर करेगा, और अगर मोर स्टेरिकल हिंडर्ड होगा, मैं फिर कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है मिथाइल हैलाइड, ये सबसे ज्यादा, उसके बाद आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद आपके पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे जो लीस्ट है बल्कि ना होने के बराबर है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट, ये कुछ चीजें जो है ना, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की, इन बातों को आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट है, वो है नंबर 4। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ये गैसियस फेज में भी होता है, लेकिन उसके लिए ना एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जो ट्रांजिशन एनर्जी है ना, ट्रांजिशन स्टेट वाली एनर्जी, वो बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में आए तो वो एनर्जी बहुत कम हो जाती है और इजीली फिजिबल होता है। इसका मतलब है बेहतर है कि अगर आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करना चाहते हैं तो आप लिक्विड फेज को यूज करें। हम इसके दौरान ना सॉल्वेंट यूज करते हैं, 2 सॉल्वेंट प्रोवाइड द मीडियम फॉर द रिएक्शन टू कैरी आउट। और सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं हम? सॉल्वेंट यूज करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या है जरा देखना। एक आप ये ले लो, C डबल बॉन्ड NCH3 और यहां पे H, ये डाईमेथल फॉर्मामाइड, डाईमेथल फॉर्मामाइड। एक और बात मैं इसी में चेंज करूंगा, अगर यहां पे आप CH3 लिख दो तो ये फिर बनेगा डाईमेथल DMA एसेटमाइड, डाईमेथल। ये दोनों जो मैंने लिखे दोनों क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो हम क्या कह रहे हैं? दीज आर पोलर एप्रोटिक्स। एक और भी है, और वो मेरे पास क्या है? C डबल बॉन्ड CH3 अगेन C डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, मैं ऊपर क्यों नहीं लिख रहा? ऊपर मैं लिखता हूं, अगर यहां पे आप ऊपर लिखेंगे, अगर यहां ऊपर आप S डालेंगे तो इसे कहते हैं डाईमेथल सल्फ ऑक्साइड। अगर आप S की बजाय O लिखें तो ये तो आपको पता है, दिस इज एसीटोन, दिस इज प्रोपानोन। तो मैं कहूंगा आप ऊपर वाली बातें भी सारी याद रखें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बेस पे हमने ये सारे के सारे मैंने आपके सामने ना MCQs लिखे हैं जो पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं SN1 की तरफ। स्टूडेंट, अब हमारे पास है SN1, आई मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 यूनिमोलेकुलर मॉलिक्यूलरिटी 1 है। मैं ना एग्जांपल से आगाज करता हूं। मेरे पास एग्जांपल है, ये कार्बन के साथ ब्रोमीन और साथ में 3 मेथल ग्रुप ले लेता हूं। ये मैं ना टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KOH, इट्स ओके। और हमारे पास जो बनेगा वो है, सिर्फ Br की जगह पे मैं OH लगाऊंगा, कार्बन और इधर वो मेथल ग्रुप 3 ही है। अब ये OH आ गया, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और साथ आपके पास KBr आ गया। एंटीटेस्ट क्या कहता है, क्या आपको होना चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया, जो सबस्टेट लिया, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, RX टर्शियल अल्काइल हैलाइड। और यहां पे आप एक्वस लेंगे, और आपके पास प्रोडक्ट जो बन जाए वो अल्कोहल है। मेरी एक बात, ये अल्कोहल आ गया, ये अल्कोहल है। मेरी एक बात सुनिए गौर से, बहुत तवज्जो चाहिए उसके लिए। ये जो हम लेते हैं ना KOH, ये एक बेस है। इसका मतलब है बेस के साथ, ये बेस है, इसका मतलब है बेस के साथ इसका रिएक्शन होता है, और बेस के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है। जरूरी नहीं कि जो मर्जी बेस रहे अल्कोहल ही बनेगा, नो। मसलन अगर आप लेते हैं RO
Na, मैं इसको मजीद क्लियर कर देता हूं। आप लेते हैं C2H5ONa, दिस वन इज आल्सो अ बेस, ये भी बेस है। इसका रिएक्शन करवाओ ना तो NaBr के साथ मिलकर NaBr गया, जहां से ये उतरा वहां पे OC2H5 लगेगा, यानी जब ये लगेगा तो ये तो बन गया ना CH3 टेकन थ्राइस, और साथ क्या है, ये C आ गया, फिर O और C2H5 ये आ गया। व्हाट इज दिस वन इज द ईथर, ये ईथर आ गया। अब इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा या ईथर बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने बेस कौन सा लिया है। अगर आप KOH लेंगे, एक्वस KOH लेंगे, फिर अल्कोहल बनेगा, और अगर आप सोडियम एथोक्साइड को ले रहे हैं तो फिर आपके पास ईथर प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन दोनों सूत्रों में SN1 ही कहलाता है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इसके मैकेनिज्म की तरफ आओ। मैकेनिज्म में स्टूडेंट मेरे पास इसको मैं बनाऊंगा, ये कार्बन कार्बन के साथ ब्रोमीन, और इस कार्बन के साथ एक मैथल, ये एक मैथल मिथाइल, ये और एक मिथाइल, ये। अब इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये OH जो है ना, पहले एक बात को सुनना है, ये OH इस कार्बन पर अटैक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ इसका बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है। ये OH, ये न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, सब्स्टिट्यूट, SN रिएक्शन। अब क्या ये इस पर अटैक करेगा? आंसर है इम्पॉसिबल। क्यों वाई इम्पॉसिबल, वाई? क्यों ये इस पे अटैक नहीं, क्यों इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता? पहली बात वही जो मैंने SN2 में कही थी। पहली बात ये है कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इट्स ओके, ये sp3 है। दूसरा, यहां जो एंगल बनेगा, एंगल वो 109.5 डिग्री है, 109.5 डिग्री है, बहुत क्लोज है। और तीसरा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी जो है ना कार्बन की, वो सेटिस्फाई है। क्या यही एक रीजन है? नहीं, ये रीजन का आगाज है। दूसरी सबसे बड़ी रीजन वो क्या है कि दिस कार्बन, मैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहता हूं, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय बल्की अल्काइल ग्रुप विच क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ह्यूज स्टेरिक हिंड्रेंस वो नहीं चाहती कि ये इतनी बड़ी रुकावट है, ये इधर पॉसिबल ही नहीं कि ये इधर से कर ही नहीं सकता, इधर क्योंकि लीविंग ग्रुप वो भी न्यूक्लियोफाइल है, इधर से तो अटैक कर ही नहीं सकता, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और भी चीज है, वो क्या? वो बहुत खूबसूरत पॉइंट है, जरा सुनना। ये जो कार्बन है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो वीक इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बहुत वीक है। क्यों वीक है? क्या इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, ये प्रोमिनेंट नहीं है? ये वाजे नहीं, आंसर है नो, नहीं प्रोमिनेंट। क्यों जी? ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते। पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होती है, अब इंटेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी ना होने के बराबर। ये 3 वो पॉइंट्स हैं जो कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब फिर क्या करेंगे? ये काम छोड़ दो, इससे पूछो क्या अपने आप को न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ससेप्टिबल बना सकते हो? क्या उसको काबुल बना सकते हो? अब ये क्या करेगा? ये अब मैं कहूंगा दिस वन इज स्टेप नंबर 1। अब होगा भला क्या? हम यहां पे ना पोलर सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास क्या आ गया? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये मैथल और ये मैथल आ गया। ये आपके पास ना कार्बोकैटाइन बना, कार्बोकैटाइन कौन सा? दिस इज 3 डिग्री टर्शी कार्बोकैटाइन, और ब्रोमाइडाइन यहां से अलग हो गया, Br नेगेटिव यहां से अलग हो गई। बेटा जी अब ना ये जो रिएक्शन है इसके बारे में पहले सुनना, फिर मैं टर्शी कार्बोकैटाइन की बात करता हूं। ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया?
पहली बात, हमने इस रिएक्शन के दौरान ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किए। ये कौन कौन से? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ना आपके पास वाटर है, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है। मैंने मिथाइल अल्कोहल बोल दिया, लिख लेना। एक तो ये बात है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये क्या करते हैं? ये आयोनाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। जब आपके पास ये एनाइन कैटाइन बनते हैं ना, तो ये जो सॉल्वेंट हैं ये इनको सराउंड करते हैं, सॉल्वोलाइसिस करते हैं, इनको स्टेबलाइज कर देते हैं। दूसरा, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, वो तो एरो से नजर है। ये रिएक्शन स्लो है, और सबसे अहम बात, ये रिएक्शन जो है ये RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, क्या इस कार्बोकैटायन बनने से अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक फिजिबल हो जाएगा? आंसर है यस, यस। क्यों जी? अब एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव चार्ज आने, पार्शियल की बजाय फुल पॉजिटिव चार्ज आने से इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर स्ट्रांग हो गया, और एक ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 की वजह से ये जो एंगल है ये 120। अब ये बल्कि ग्रुप होने के बावजूद यहां इतनी स्पेस क्रिएट होगी कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, और इसके ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर वेरी वेरी स्ट्रांग, और कार्बन टेट्रावेलेंट नहीं है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, चौथे बॉन्ड की गुंजाइश है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बना सकता? क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 में ये वाला? आंसर है नो। क्यों? टर्शियरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल, प्राइमरी कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे, और यूं उनके केस में ये आपके पास पहला स्टेप, इस स्टेप का नाम क्या है? इस स्टेप का नाम है आयोनाइजेशन। अब आगे बढ़ो, स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट आपके पास वो आ गया कार्बोकैटायन CH3 एंड CH3। ये क्या है? ये टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफाइल, पहले तो हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और इधर स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता तो इसमें। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है, इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर ये इधर से अटैक करेगा तो फिर आपके पास अल्काइल ग्रुप में R ही लिख देता हूं, मैथल क्या बार बार लिखूं, ये बन जाएगा। और अगर ये इधर से अटैक करेगा तो फिर ये अल्काइल ग्रुप इस तरफ आ गया, ये आ गया, और ये आपके पास OH आ गया। अब ये दो तरह के आपके पास ये चांसेस है ना, 50% इधर 50%, तो दो तरह के आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात कर रहा हूं, इसमें अल्काइल ग्रुप इधर, इसमें अल्काइल ग्रुप इधर, यानी इसमें क्या हुई? रिटेंशन हो गई, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें क्या हुई? ये अल्काइल ग्रुप इधर है, इसमें उलट जाएगा। दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं दोबारा माजरत के साथ बोलूंगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन की टर्म इस्तेमाल होती है ना, ये तब होती है अगर ये कार्बन कायरल हो, अगर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो हमारी बुक एग्जांपल देती है, उसमें ये तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, कार्बन के साथ तीनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं। ये कार्बन कायरल नहीं है, ये मिसाल यहां नहीं जचती, मुझे लिखनी पड़ी। अब आपके पास 50% ये बनता है, 50% ये बनता है, 50% ये बनता है। अच्छा, मेरी बात को सुनना, मैं एक लफ्ज आपको इंट्रोड्यूस करवाना जा रहा हूं। एक लफ्ज, अगर ये ऑप्टिकल कंपाउंड होता, ये उसका वो हम दो ऑप्टिकली कहते हैं, लीवो और डेक्स्ट्रो। ये सपोज डेक्स्ट्रो होता, ये उसकी लीवो फॉर्म होती, दोनों इनेंशियोमर्स होते, तो 50% ये 50% ये दोनों मिक्स होकर जब हमारे पास आते तो हम कहते हैं रेसिमर्स आ गए, रेसिमाइजेशन होती। तो इसमें इन दोनों को बोलने के बजाय हम टर्म रेसिमाइजेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेरी गुफ्तगू यहां पे खत्म हुई। अब नेक्स्ट क्या है? वही बातें, चांद एक बातें जो ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप हमारे काम का है, और पहले स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। जो सेकंड स्टेप है, दिस स्टेप इज फास्ट, ये रेट, अच्छा ये हमारे काम का क्यों है? क्योंकि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। दूसरी बात, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आ रही है? sp3 sp2 और प्रोडक्ट में अगेन क्या आ गया? sp3, वही जो SN2 में थी।
अच्छा, एक और चीज, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दिस वन इज द रेट डिटरमिनिंग, ओनली वन मॉलिक्यूल ये पार्टिसिपेट कर रहा है, लिहाजा इसकी मॉलिक्यूलरिटी बनी 1, और 1 होने की वजह से हम क्या कहते हैं? यूनिमोलेकुलर। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है? रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या न्यूक्लियोफाइल नहीं? वो SN2 में तो मैं यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी कहा था, नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड में है। हमने जब रेट इक्वेशन लेनी होती है ना, तो वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के लिहाज से लेनी होती है। तो यहां 1 आ गया, लिहाजा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से अल्काइल हैलाइड है जो SN1 दे रहे हैं? टर्शियल अल्काइल हैलाइड, टर्शियल अल्काइल हैलाइड। आखिर में मैं कहता हूं आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए रिएक्शन आउटकम्स, या सारी जो डिस्कशन हमारी आ गई, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या हम इसमें जानना सीखा क्या है? बेटा जी, पहली बात, पहला पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि इस पूरी एक्टिविटी के दौरान हमारे पास ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, ये जो ये वाला और ये वाला 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। इस स्टेप में आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट आई, इसमें फिर आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट आई। इसका मतलब है 2 ट्रांजिशन स्टेट्स इन्वॉल्व। और दूसरी चीज, आपके पास ये कार्बोकैटायन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा? रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन वो यहां इन्वॉल्व है, कार्बोकैटायन। एक तो ये बात आ गई। दूसरे पॉइंट में ना मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा। न्यूक्लियोफाइल, बेटा जी एक तो बात ध्यान में रखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल यहां इन्वॉल्व होता है, वीक। और दूसरा, क्या रेट ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है? जैसे मैंने SN2 में लिखा, तो आंसर है नो, कतन नहीं करता। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम हो ज्यादा हो, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये रेट इक्वेशन वो इसकी बेस पे है, फर्स्ट स्टेप की बेस पे, उसमें कहीं न्यूक्लियोफाइल का जिक्र नहीं। तीसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा, जितना ये सबस्ट्रेट अल्काइल है, जितना ये स्टेरिकली हिंडेड होगा तो वो SN1 देगा, स्टेरिकली लेस हिंडेड होगा तो वो SN2 देगा। तो इसमें फिर क्या आएगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये देते हैं। अगर ऑर्डर लिखूं, ये मच 2 डिग्री, मैं 2 डिग्री लिखूंगा यहां पे, और 2 डिग्री से अल्काइल हैलाइड, और वो बहुत ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब है टर्शियल अल्काइल हैलाइड दे अंडरगो। आखिरी चौथी बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर भी आपसे वो जिक्र किया उसका, कि यहां पे हमें चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? वो है आपके पास वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड वगैरह, ये सारे ये आयोनाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जो हमने SN1 के बाद। अब हम बढ़ते हैं E1 और E2 की तरफ। स्टूडेंट, अब हम ना बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन यानी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इसको स्टडी करने जा रहे हैं। अब इसमें ना हमारे पास 2 रिएक्शन है, जैसे कि ये E2 रिएक्शन है, E1 रिएक्शन है। इनमें बहुत सारी चीजें SN1 और SN2 से मिलती जुलती, जहां पे डिफरेंस आता है ना, आप उस डिफरेंस को नोट कीजिएगा। मसलन मैं पहले आपको ना E2 इसका रिएक्शन बताता हूं। ये आपके पास ना इथाइल ब्रोमाइड की से रिएक्शन, और आपके पास इथीन बना, KBr वाटर बना। अब इसमें ना पहला जो पॉइंट है, आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया और आपने अब अल्कोहलिक KOH लिया। ये जो अल्कोहलिक KOH है, दिस वन इज लेस पोलर देन एक्वस KOH, ये पहली बात, लेस पोलर। और दूसरी तरफ अगर आप E1 की बात करते हैं, तो E1 में आपने टर्शियल अल्काइल हैलाइड लिया, जैसे आपने SN1 में लिया, यहां KOH, लेकिन यहां पे आपने अल्कोहलिक KOH लिया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। दिस इज द अल्कीन। हाइड्रोजन भी निकला, हैलोजन भी निकला, अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और आपके पास डबल बॉन्ड। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन रिजल्ट्स मल्टीपल बॉन्ड्स, ये बात याद रखनी है। एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। अब ना असल चीज जो मैं जिस पे फोकस करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप E2 की बात करें,
अब E2 में ना ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में दो साइट्स हैं जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। एक ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यानी अल्फा कार्बन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और एक ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, इन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब होता वाला क्या है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें आप बेस लेते हैं। बेस का काम क्या है, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो बेस है ये इसमें से ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब ट्रांजिशन स्टेट में बेस और बीटा हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, और ये बीटा हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, और इस तरह ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड यहां से टूट रहा है। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। ये तो मैंने आपको कहा हुआ है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इससे पहले ट्रांजिशन स्टेट में से, और ये आपके पास प्रोडक्ट बना। ये इसके बारे में सारी जो गुफ्तगू करनी है, सारी जो बातें करनी है, अब वही करेंगे जो आपने SN2 के बारे में की। बस मोलेकुलरिटी, चूंकि सिंगल स्टेप है, दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, लिहाजा मॉलिकुलरिटी 2, इसको हम बाई मोलेकुलर, ये E2 के साथ जो 2 है ये इसकी बाई मोलेकुलरिटी। इसमें सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है, यहां पे कोई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं हो रही। और अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट दैट इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड और फिर बेस। अल्काइल हैलाइड के ऊपर 1, बेस का एक्सपोनेंट 1, कंसंट्रेशन ऑफ बेस का एक्सपोनेंट 1, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या बना, ये सेकंड ऑर्डर है। अब ये भी आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उधर मैंने कहा था E2 में SN2 में मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां पे क्या कह रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा इट फेवर्स E2 रिएक्शन। और एक और चीज, आमतौर पर जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो E2 रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और ये SN2 को कंपीट करता है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, जब आप E1 की बात करते हैं, जब आप इसका जनरल मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ना वो 100% वही है जो आपने SN1 का पढ़ा। ये बात दफा आपसे MCQ भी आता है कि इनमें से कौन से रिएक्शन हैं जिनमें फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम होता है, और वो आपके पास कौन है, वो आपके पास है E1 और SN1। कार्बोकेटायन बना। अब कार्बोकेटायन में दो साइड्स हैं, एक तो ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बन, लेकिन साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर रखता है। अब बेस क्या करेगा, इससे ये एच अब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास ये अल्कीन बनेगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आयोनाइजेशन हो रही है वो रिडिटर्मिनिंग स्टेप है, हम पढ़ चुके हैं, और उसमें एक मॉलिक्यूल, तो इसमें SN1 की तरह इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, इसमें भी SN, ये सारी की सारी बातें हमने फर्स्ट स्टेप। इसमें भी अगर आप देखेंगे 2 ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है, 2 स्टेप्स है ना, हर स्टेप में एक एक ट्रांजिशन स्टेट, और आपके पास इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है। रेट इक्वेशन लिखेंगे बिल्कुल वही जो आपने SN1 की लिखी, और वीक बेस फेवर E1 रिएक्शन। फिर और जैसे हमने कहा कि SN1 जो है वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड देते हैं, E1 भी टर्शियल अल्काइल, और इट कंपीट्स SN1 रिएक्शन। ये कुछ बातें थी जो दोनों का, अगर आप वो पहला SN1 SN2 वाला अच्छी तरह समझते हैं ना, तो यहां तो सिर्फ एक लफ्ज ही याद करना होता है कि बेस ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की बजाय बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना होता है। ये एक बात। उसमें प्रोडक्ट जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड क्रिएशन होगी। ये चीजें आपने। अब हम बढ़ते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, यानी सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों में बेसिक। मैं एक ही बात 3 मुख्तलिफ अंदाज में आपको समझाता हूं, जरा सुनना। पहले तो मैं आप इनके बारे में मेन बात डिस्कस करूं ना। मेरे पास ये है, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 CH2Br प्लस KOH, ये, और मैं इसको यूं ले जाता हूं कि मेरे पास एक ये रिएक्शन और दूसरा ये, बात एक है। अभी ये पहला पॉइंट है उस बात को समझने का। मेरे पास ये आ गया CH3 CH2OH, मैं बाकी नहीं लिखता, जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतना ही लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास बना। अब दोनों में फर्क देखना। अगर मैं यहां पे
एक्वस KOH लेता हूं, एक्वस KOH, ये एक्वस KOH, तो मेरे पास बनेगा ये, एंड ये अल्कोहल बना, अल्कोहल, दिस वन इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये SN रिएक्शन हुआ, SN। अगर मैं यहां पे अल्कोहलिक KOH लेता हूं, अल्कोहल KOH, तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, अनसैचुरेशन क्रिएट, दिस वन इज द ई रिएक्शन, ये ई रिएक्शन। जरा एक बात को समझना, एक बात को समझना, ये जो है ना, ये वाला, ये दिस इज मोर पोलर सॉल्वेंट। अगर आप KOH को मोर पोलर सॉल्वेंट में लेंगे, ऐसा रिएक्शन बना। अगर आप KOH को लेस पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो आपके पास ये अल्कीन बना, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। इस बात को जेहन में बिठाना है, एक्वस अल्कोहल, मोर पोलर एक्वस, लेस पोलर अल्कोहल। इसी बात को मैं एक और अंदाज में लाता हूं। स्टूडेंट, आपके पास ये एक बीकर है, बीकर, आप उस बीकर में अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, आप उस बीकर में वाटर लेते हैं H2O, ये दो चीजें ले। अब आप क्या करते हैं, आप वाटर ले लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, अब आप इसमें साथ ही साथ KOH डालते हैं, KOH। तो अल्काइल हैलाइड ले लिया, एक्वस वाटर ले लिया, KOH ले लिया, अब क्या बनेगा, आपके पास अल्कोहल बनेगा, ROH बनेगा, अल्कोहल। अब ये रिएक्शन कौन सा हुआ, ये रिएक्शन है SN रिएक्शन, ये शुरू हो गया SN रिएक्शन। अब ये SN1 होगा, 2 होगा, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कौन सा होगा। अच्छा, अब ना कुछ देर के बाद जब मैं देखता हूं तो पता चलता है यार SN के साथ साथ यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी शुरू हो गया। अच्छा, SN के साथ साथ यहां पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वो भी इसके अंदर स्टार्ट हो गया। अच्छा, वो कैसे, वो कहां से स्टार्ट हो गया? देखो, बीटा एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए, है, हमें कोई चाहिए, है, उसमें हमें अल्कोहल चाहिए, तो वो तो उसमें बन गई ना पहले रिएक्शन करते। इसका मतलब है बीटा एलिमिनेशन के लिए तीनों जो चीजें चाहिए थी वो इसके अंदर आ गई। मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर SN और E एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपीट्स कर रहे हैं, कंपीट्स। अब दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, वो फिर कुछ कंडीशंस है, उन्हीं कंडीशन को हम जानना चाहते हैं कि अब सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी या एलिमिनेशन ज्यादा होगी। मैं इसी बात को एक और अंदाज में भी आपके सामने लाता हूं, सिर्फ एक लफ्ज आपको समझाना, सुनना। मेरे पास बेटा जी, मेरे पास ये कार्बन और इस कार्बन के साथ इधर आप ना हैलोजन ले लो, और इस कार्बन के साथ आप यहां पे हाइड्रोजन ले लो। ये मैंने जो बनाया ना, ये मैंने अल्काइल हैलाइड आपके सामने बनाया, अल्काइल हैलाइड, ये मैंने आपके सामने अल्काइल हैलाइड लिया। इस अल्काइल हैलाइड में दिस वन इज द अल्फा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन, अल्फा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन इधर भी, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल। अब इस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, एक ये अल्फा कार्बन विच इज बाउंडेड टू द हैलोजन, और ये एक बीटा हाइड्रोजन, ये दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं। अब इधर से बेस ने, या बेस में ले लेता हूं, या न्यूक्लियोफाइल, बेस या न्यूक्लियोफाइल, उन्होंने अटैक करना है। फर्क क्या बताना चाहता हूं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में एक लफ्ज का फर्क, एक लफ्ज का, लफ्ज क्या है, साइट ऑफ अटैक, साइट ऑफ अटैक। अटैक कहां पे होगा, किसका, इनका। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस है। मैंने कहा all nucleophile are potential bases while all bases are not nucleophile। potential nucleophile हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम क्या है, दोनों लोन पेयर देते हैं, तो पोटेंशियली तो लोन पेयर देने की वजह से दोनों सेम ही चीज है बहरहाल। लेकिन फर्क होता है ना, बेस अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन लेता है, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो न्यूक्लियोफाइल उसके अपने रिएक्शन है। बहरहाल अब ना फर्क क्या है, साइट ऑफ अटैक, कहां पे हमला, अटैक कहां पे होता है बेटा जी, एक लफ्ज, एक, माय डियर स्टूडेंट्स, एक लफ्ज। अगर
इनका अटैक अल्फा कार्बन पर हो, अगर अटैक इफ अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन, अगर इस पर अटैक हो तो फिर एसन रिएक्शन, एसन रिएक्शन। लेकिन अगर ये यहां अटैक करेंगे तो फिर नंबर 2, अगर ये यहां अटैक करेंगे तो देन इफ अटैक्स एट बीटा हाइड्रोजन देन ई रिएक्शन, फिर आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन आ गया। ये दो बातें, अब ये चीज ये ज़हन में आ जाए तो मैं इन दोनों में आसानी से आपको फर्क बता जाऊंगा। मैं कुछ फैक्टर आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर वन में शेयर करूंगा द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट मीन अल्काइल हैलाइड। बेटा जी जरा समझना, मैं एक सेंटेंस मैं कहूंगा कि मोर substituted more substituted substrate से मतलब बना रहे टर्शियल अल्काइल हैलाइड दैट फेवर्स ई रिएक्शन। अब आप इसी बात को आगे ले जाओ। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट यानी वो अल्काइल हैलाइड, अब ये ना अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पहुंच ये बेस या न्यूक्लियोफाइल अगर यहां पहुंच गया तो डेफिनेटली वो एसन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर इस अल्फा कार्बन को चारों तरफ से अल्काइल ग्रुप ने कवर किया हो तो इसका मतलब है ये स्टैटिकली हिंडर्ड होगा, फिर ये यहां नहीं पहुंचेगा, ये बाहर से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और किसकी सूरत होगी, वो इलिमिनेशन। इसका मतलब है जितना सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट होगा, जितनी स्टेरिक हिंडर्स ज्यादा होगी, वो ई की तरफ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, मैं यहीं पे कहूंगा, जो टी डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो क्या देते हैं, वो ई रिएक्शंस देते हैं। और जो आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये क्या देते हैं, ये एसएन रिएक्शन देते हैं। ये तो अब दूसरी बात आओ, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज द टेम्परेचर। एक लफ्ज फिर मैं कहूंगा, एक बात आप ज़हन में बिठाते हो। टेम्परेचर बेटा जी इसमें देखो कि आपके पास ना जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया, अब ये यहां पे आया, ये यहां से निकला, यानी पहले ये बॉन्ड टूटा, ये यहां पे आया, फिर ये यहां पे निकला। इसमें बहुत ज्यादा रीअरेंजमेंट होती है, जबकि जब आप एसन रिएक्शन को पढ़ते हैं, इसने यहां जाना, इसने यहां से निकल जाना, कोई ज्यादा रीअरेंजमेंट, ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो क्या मतलब हुआ कि एलिमिनेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इन्वॉल्व है और एसन में कम इन्वॉल्व है। अब बॉन्ड को तोड़ते हुए, बॉन्ड को बनते हुए, बॉन्ड को ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार है, और एनर्जी दरकार का मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए। चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड ज्यादा होती है, लिहाजा वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा हाई टेम्परेचर फेवर्स ई रिएक्शंस। व्हाई? बिकॉज ई रिएक्शन में देयर इज मोर रीऑर्गेनाइजेशन कह लो, आप रीअरेंजमेंट कह लो, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। एक और चीज, एक और पॉइंट, वो नंबर 3 पे, और वो पॉइंट है नेचर ऑफ बेस या साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दो बातें, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल या नेचर ऑफ बेस। बेटा जी इसमें जरा समझिएगा कि मैं आपको क्या इसमें समझाना चाहता हूं। मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास कौन सा है, OH नेगेटिव है, मेरे पास OR नहीं, एल्कोक्साइड आयन,
मेरे पास NH2 है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और साथ ही साथ अगर लार्ज पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस में, ये न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस, मसलन मेरे पास है आयोडाइड आइन है, RS नेगेटिव है, मेरे पास एसीटेट आइन है, ये सारे के सारे हैं, ये दे फेवर्स SN रिएक्शन। एक और बात, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैं यहां पर लिखूंगा, मैं वो पढ़ा चुका हूं ना, इसलिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आप इसको पॉइंट नंबर 4 कह लें। 4 मैं बता चुका हूं असल में। अगर आपके पास मोर पोलर सॉल्वेंट होगा तो SN रिएक्शन, अगर आपके पास लेस पोलर सॉल्वेंट होगा तो आपके पास E रिएक्शन। और बाकी मैं वो बता चुका हूं कि अगर आपके पास एप्रोटिक होगा, एप्रोटिक, तो वो E2 और SN2 आता है, और अगर पोलर प्रोटिक होगा तो वो E1 यानी SN1 होगा, वो आप उसको सेम रखेंगे। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अल्काइल रेडूस का सेकंड पार्ट SN1 SN2 वाली इसको डिस्कस किया। मैं हर दफा आपसे कहता हूं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाइएगा। ये जो है दिए से दिया ही जलता है, इल्म की रोशनी को फैलाओ, इसमें मेरी मदद करो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।